नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश इस वक्त बहुत अहम पड़ाव पर है। एक बहुत अहम पड़ाव की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा संसद में इस वक्त जो चल रहा है उसकी तरफ है। संसद में इस वक्त वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही है। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ विपक्ष है। दोनों तरफ से वार प्रतिवार हो रहे हैं, दोनों तरफ से जबरदस्त बहस चल रही है। तर्क रखे जा रहे हैं, कुछ कुछ कुतर्क भी रखे जा रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर इस वक्त लोकसभा में जो बहस चल रही है उसको करीब करीब 9 घंटे हो चुके हैं। 12 से 8 बजे तक यह बहस होनी थी, 8 बजे वोटिंग होनी थी, लेकिन यह बहस इतनी गर्मा गई है कि इस बहस का समय बढ़ा दिया गया है। देर रात कितने बजे तक बहस चलेगी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं वो ये हैं कि 10 बजे तक संसद का समय जो है आज बढ़ा दिया गया है और उसके बाद वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में आज वोटिंग होगी। जिस तरह के तमाम आंकड़े हमारे सामने हैं और जो संसद में तमाम सदस्यों ने अपनी बात रखी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का जो स्टांस, उनके जो स्टैंड हमारे सामने आया, उसको देखकर यह साफ है कि जब थोड़ी देर बाद वोटिंग होगी तो वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा की सहमति की मोहर लग जाएगी। राज्यसभा में भी करीब करीब आंकड़ा इसी तरह का रहने वाला है, यानी राज्यसभा में भी सरकार को कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। और इसका मायने क्या? इसका मायने यह है कि देश में वक्फ सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम, एक बड़े बदलाव की ओर सरकार आगे बढ़ना निश्चित कर चुकी है, सुनिश्चित कर चुकी है। इसलिए आज हमारा शीर्षक है, दो टूक का शीर्षक है, बदलाव का रास्ता साफ, अब होगा इंसाफ। इंसाफ क्यों? किससे होगा? इंसाफ होगा पसमानदा मुसलमानों से, गरीब मुसलमानों से, जिनकी जमीनों पर वक्फ के नाम पर कुछ धन्ना सेठों ने, कुछ बड़े लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। इंसाफ होगा उन लोगों के साथ जिनकी जमीनों पर वक्फ लगातार अपने दावे ठोकता रहा है। कब्जा करने की जो लगातार कोशिशें चलती रही हैं, उन कोशिशों पर विराम लगेगा। आज संसद में जब बहस हुई तो कानून मंत्री ने यह भी कहा कि जो 2013 का बदलाव हुआ था, इसको अगर रोका नहीं गया तो एक दिन देश की संसद भी वो वक्फ के नाम पर हो सकती है। वक्फ उस पर भी दावा जता चुका, आप अच्छी तरह से जानते हैं। देश की संसद पर वक्फ बोर्ड अपना दावा जता चुका है कि संसद भवन जिस जमीन पर बना वो तो जमीन दरअसल वक्फ की है। इस तरह की न जाने कितनी सरकारी इमारतों पर, न जाने कितने मंदिरों पर, न जाने कितने स्कूल, न जाने कितने चर्च और न जाने कितने कॉलेजों पर वक्फ ने, जो वक्फ बोर्ड ने अपने दावे बताए हैं, दावे जताए हैं। और इसीलिए वक्फ में संशोधन करना जरूरी था। वक्फ के आज वक्फ बोर्ड की जो भ्रष्टाचार के जो किस्से हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, वो भी आज संसद में खूब उछले, खूब उन पर चर्चा हुई। विपक्ष की तरफ से सरकार को रोकने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन सच बात तो यह है कि जैसा मैंने दो टूक में भी कहा था और बताया था कि इस पूरे संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष की ओर से जितने तर्क दिए जा रहे हैं उनमें झूठ ज्यादा है, भ्रम फैलाने की कोशिश ज्यादा है। और आज भी विपक्ष की लगभग जो तर्क थे, विपक्ष पूरी डिबेट में इसी तरह के भ्रम फैलाने की लगातार कोशिश कर रहा था, जिनका एक एक करके जवाब भी दिया सरकार की तरफ से। विपक्ष के पास जो सबसे बड़ा कारण, जो इस पूरी डिबेट में जो अब तक निकल कर आया, विपक्ष के पास जो सबसे बड़ा कारण है इस विधेयक का विरोध करने का, वो ये कि विपक्ष को सरकार की नीयत पर शक है। नीयत पर शक है। कई वक्ता बोलने के लिए खड़े हुए जिनके पास इस वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ बोलने के लिए पॉइंट वाइज या इसके प्रावधानों पर बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि सरकार की मंशा, सरकार की नीयत जो है, सरकार की नीयत पर हमको शक है, सरकार ये करेगी वो करेगी। लेकिन फिलहाल तो विपक्ष की आपत्तियां जो हैं वो धरी रह जाने वाली है, क्योंकि ये साफ है संसद में जो कुछ होना है उसकी तस्वीर हमारे सामने साफ है। सवाल यह है कि आज जो बहस हुई उसमें जो बिंदु उठे, उन बिंदुओं पर चर्चा होनी जरूरी है। और सवाल यह भी है कि आज लोकसभा में जब यह बिल पारित होगा उसके बाद क्या विपक्ष राज्यसभा में इसको रोक पाएगा?
आज दो टूक में इन सब पे चर्चा करेंगे और बड़ी चर्चा ये कि अगर ये संशोधन विधेयक जो है वो पारित हो जाता है तो देश में क्या बदलाव आ सकता है, क्या बदलाव आएगा, और फिर सवाल यही है कि विपक्ष के पास क्या रास्ता बचेगा। इन सब पे चर्चा करेंगे दो टूक में। इससे पहले कि आगे बढ़ें, जरा इस मसले पर जो संसद में डिबेट चली वो आप देख लीजिए, उसमें क्या कुछ तर्क दिए गए और क्या कुछ दोनों तरफ से कहा गया। सुनिए जरा। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है सर। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। वक्फ तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है, लेकिन मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है उसके काम करने के लिए। तो ये आपको खराब लग रहा है? क्यों खराब लग रहा है भाई? अब जब कोई विवाद पैदा होगा तो उस विवाद की स्थिति में डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसको सुनने का काम करेगा और वो तय करने का काम करेगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। लेकिन वो तय कब करेगा इसकी कोई समय सीमा नहीं, और जब तक वो तय नहीं करेगा वो प्रॉपर्टी का मालिक सरकार रहने का काम करेगी। वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बन गया है, उसको खत्म करने का और बदलने का समय आया है। भारत को वक्फ के खौफ से आज़ादी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो पहले कांग्रेस के ज़माने में बना वक्फ का कानून है, वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही। तो खाता ना वही जो वक्फ कहे वो सही, ये अब तक चल रहा था देश में और इसीलिए वक्फ की संपत्तियां बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस पूरी चर्चा के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देर शाम जब अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि ये बिल जो है, ये विधेयक जो है, वो दरअसल किरण रिजिजू कानून मंत्री का, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर जो तमाम विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उन भ्रम के ऊपर उन भ्रम को साफ करना जरूरी है। और अमित शाह ने अपनी पूरी चर्चा के दौरान, अपनी पूरी बातचीत के दौरान विपक्ष के द्वारा जो तमाम भ्रम फैलाए जा रहे थे उनका एक एक करके जवाब भी दिया। और जब किसी ने यह कहा कि देश का जो माइनॉरिटी है वो इसे स्वीकार नहीं करेगा,
तो अमित शाह ने दो टूक ये भी कहा कि संसद का कानून है, कैसे स्वीकार नहीं करेगा कोई। सुनिए अमित शाह को। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक़्फ़ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक़्फ़ बोर्ड है और वक़्फ़ परिषद है, उसका काम क्या है? वक़्फ़ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक़्फ़ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक़्फ़ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिली भगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। मान्यवर एक अफवाह और फैला रहे, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस सदन में बोलने के वक्त जिम्मेदारी के साथ बोलना। अगर ये कानून का पहला पेज और तीसरी तक धाराएं भी पड़ी होती तो इसमें स्पष्ट लिखा है, ये कानून का अमल जिस दिन पारित होने के बाद भारत सरकार नोटिफिकेशन बाहर निकालेगी, उस दिन के बाद होगा। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, मगर मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा। तो ये संसद में जो है गृहमंत्री अमित शाह थे और अभी संसद में बहस चल रही है। किसी भी वक्त जो है पोलिंग वोटिंग हो सकती है। जो कुछ डेवलपमेंट होगा वो हम आपको बताएंगे, बीच में लगातार आपको बताते रहेंगे। लेकिन इस वक्त सीधा अपनी डिबेट की तरफ चलते हैं। बदलाव का रास्ता साफ, अब होगा इंसाफ। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। प्रदीप भंडारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के जो हैं वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी जी। मेरे साथ एडवोकेट शिराज कुरैशी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है एडवोकेट शिराज कुरैशी। हाफिज़ गुलाम सरवर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं। और बहुत जल्द मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ेंगे, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी हैं। इससे पहले कि तहसीन जुड़े, शुरुआत में प्रदीप भंडारी आपसे कर रहा हूँ। प्रदीप जी, क्या लग रहा है कि जो तस्वीर अभी तक सामने है, ये बिल आपको पूरी उम्मीद है? अभी थोड़ी देर में पोलिंग होने वाली है, लेकिन आपको लगता है कि जो है लोकसभा में पारित हो जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है? उसके बाद आगे का रास्ता क्या? प्रदीप। अशोक जी, ये बिल लोकसभा में साउंड दीजिए। होगा, ये बिल राज्यसभा में भी पारित होगा, क्योंकि ये जो बिल है ये शोषित, वंचित और गरीब लोगों के हित में है, जो हर समाज से आते हैं, भले मुसलमान, क्रिश्चियन या हिंदू हो। आपकी डिबेट देश देखता है अशोक जी, और मैं जरा कुछ वक्तव्य पढ़ना चाहता हूं। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर जब 2013 के अंदर वक्फ पे बहस हो रही थी, कुछ सज्जनों का मैं आपके सामने बयान पढ़ूंगा। ये सज्जन कहते हैं, और एक बड़े शीर्ष नेता हैं लोकसभा के उस वक्त हुआ करते थे, जरा सुनिएगा, 10 सेकंड में आपको बोलूंगा। मूल मुद्दा यह है कि वक्फ एक जज्बा है, एक भावना है, जिसके आधार पर लोगों ने धर्म के कार्य के लिए अपनी इमारतें दी, अपनी संपत्तियां दी और अपनी लाखों एकड़ की जमीन दान करी। अगर उनकी खुली आंखों के सामने कोई लूट हो रही है तो यह अन्याय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज सबसे बड़ी सब बात यह है कि वक्फ की संपत्तियों की मैपिंग ही नहीं हो रही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोहम्मद अली खान कांग्रेस पार्टी के 2013 में सांसद कह रहे हैं। दूसरी बात सुनिए आप, एक और सज्जन है जो ये कहते हैं, और मैं कोट करना चाहता हूं, कि कब्रिस्तान ईदगाह जहां नमाज अदा करते हैं वहां के लिए जगह दी जाती है, परंतु वक्फ के नाम पर इन पे कब्जा हो गया है। इसमें ज्यादातर प्रभावशाली लोगों ने ही कब्जा किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शैलेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं। के रहमान खान कांग्रेस पार्टी के कहते हैं
कि वक्फ बोर्ड कोई ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, इन बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये हाउस क्या सो रहा है कि वक्फ बोर्ड का वेल्थ काम मुसलमानों के भलाई के लिए नहीं हो रहा? ये कांग्रेस पार्टी के रहमान खान कह रहे हैं। तो अशोक जी, अगर इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए, जिसकी बात सच्चर कमेटी ने भी करी थी, अगर हम यहाँ पे प्रावधान और कानून लेकर आ रहे हैं जो वक्फ बोर्ड को ज्यादा ट्रांसपेरेंट करेगा, जो पीड़ित मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू हैं वो कोर्ट में जाके वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं जैसे सरकार के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, तो आज सिर्फ और सिर्फ वो नेता तुष्टीकरण करने वाले जो शाहबानों के वक्त में शाहबानों के साथ में खड़े नहीं हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, वो कट्टरपंथी लोग इसके अपोज में हैं, परंतु देश का गरीब वंचित इसके साथ में है। इसीलिए आज सड़कों के अंदर आपने वक्फ के समर्थन में भी लोगों के प्रोटेस्ट को देखा था। लेकिन प्रदीप, एक बात आपने कहा कि 2013 का, जाहिर सी बात है आज 2013 में जो कुछ हुआ था उसकी चर्चा हो रही है। दो यहाँ पर सवाल मैं आपके सामने उठाऊंगा, तहसीन भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, उसके बाद मैं आगे इस डिबेट को बढ़ाऊंगा। एक बात आपने कहा मैपिंग और उसको जो है ठीक से नहीं हो रही थी, वक्फ की जो संपत्ति थी, लेकिन आज संसद में भी इस बात का जिक्र हुआ कि जो पूर्व माइनॉरिटी मंत्री थे सैयद जो है आपकी पार्टी के, उन्होंने ये कहा था कि भैया जो है मैपिंग हो रही है और अब बड़ी ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी से काम होने लगा था, नकवी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, नकवी साहब का ये बयान का जिक्र किया गया कि भाई अगर ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा था 2014 के बाद से, तो फिर अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दूसरी बात मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2013 में बीजेपी की तरफ से जो है बीजेपी के लोगों ने जो अमेंडमेंट हुआ था उसका सपोर्ट किया था। अशोक जी, क्योंकि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है। वक्फ की संपत्तियों को मुसलमानों के भलाई के लिए, वंचितों की भलाई के लिए होना चाहिए, उसके नाम पर जमीन कब्जा नहीं होना चाहिए, ये किसी सरकार की कंटिजेंसी पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्फ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के प्रति जवाबदेही होती है। ये सैयद फजाल पूकिया थंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केरला हाईकोर्ट के जजमेंट में क्लियर कर दिया गया है कि वक्फ एक रिलीजियस बॉडी नहीं है, वक्फ बोर्ड वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आज हमारी सरकार है और ये अच्छी तरीके से कार्य कर रही है, परंतु पूर्व में कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के नाम पर यहां पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं करी थी। तो हम एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को सेट कर रहे हैं, इसीलिए कानून में ये प्रावधान हम डाल रहे हैं और सशक्त कर रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, उसको सर्वे कराना अनिवार्य होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं 2013 की इस वक्त का, ये रहा मेरे पास में 2013 के पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स का स्टेटमेंट। हमारा प्रिंसिपल स्टैंड इवेंचुअली इवॉल्व हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े वादे करे थे। 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, वो अमेंडमेंट पे डिस्कशन नहीं हुआ था। ये 2010 की बात कर रहे हैं, जिस वक्त लालू प्रसाद यादव तक ने ये स्वीकारा था। ये लालू जी का बयान मेरे पास में, जो मैंने कल भी कोट किया था, कि पटना के डाक बंगले के अंदर भी वक्फ के नाम पर अपार्टमेंट बन चुके हैं, वक्फ के अंदर काफी लूट खसोट हो रही है। तो वो भ्रष्टाचार की बात भी, हम लोग इन प्रिंसिपल 2013 के अमेंडमेंट के पक्ष में नहीं थे, जहां पे कोई भी व्यक्ति वक्फ के नाम पर किसी की भी जमीन, अशोक जी जिस स्टूडियो में आप, उसको भी जो है वक्फ के नाम की प्रॉपर्टी कह दी जा सकती है। इसको हटा के हम ये कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर 5 साल तक इस्लामिक फेथ को प्रैक्टिस कर रहा है, वही वक्फ पे ऊपर अपनी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं। और अशोक जी, आज स्थिति समझिए, मालदीव्स का जितना एरिया, उसका 12 गुना वक्फ के पास प्रॉपर्टी है, जिसमें से कई जो प्रॉपर्टी है उस पे अपार्टमेंट बने हुए हैं, कई प्रॉपर्टी जो है उसमें इंक्रोचमेंट हुआ है, जिसमें मुसलमान समाज भी पीड़ित है, क्रिश्चियन समाज भी पीड़ित है। तो ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये बात गरीब, वंचित और न्याय की है। ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, लेकिन तहसीन जी, विपक्ष आज जिस तरह के तर्क रख रहा था, वो पूरी तरह से इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की। और अभी हमारी अक्सर दो टूक में डिबेट होती है, पहले भी डिबेट हुई थी, ये वक्फ कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये देश की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। लेकिन आज भी विपक्ष ने लगातार क्या भ्रम फैलाने की कोशिश की कि धार्मिक बॉडी है, इसमें दखलंदाजी हो रही है, सरकार की नीयत खराब है। मतलब विपक्ष की ओर से जो है कोई ठोस तर्क जो है वो संसद के अंदर मुझे तो नहीं सुनाई दिया। अगर आपको सुनाई दिया तो जरूर रखिए। थैंक यू अशोक जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मैंने माननीय माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी को भी सुना और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी पार्लियामेंट में सुना, और दोनों तर्क ऑपोजिट थे। और अभी मेरे मित्र प्रदीप भंडारी भाई, जो भाजपा के बहुत अच्छे प्रवक्ता है, उनकी भी बात सुनी। सब कुछ कंफ्यूजन है, एक भी तर्क सीधा नहीं आ रहा। हर एक चीज को मैं थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि देखिए
जो वक्त पे है बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही थी, हमें उसको रेगुलेट करना है, बहुत सारा करप्शन हो रहा था, मान लेते ये बात, ये भी मान लेते कांग्रेस बहुत करप्ट है, लालू जी करप्ट है, सपा करप्ट है। तो 11 साल से किसकी सरकार थी और अधिकतर सूबों में किसकी सरकार थी? तो करप्शन हो रहा है। करप्शन को क्या वक्त एक्ट रोकता है कि आप करप्ट नहीं हो सकते? वो तो एंटी करप्शन लॉज के अंदर आता है, आपने क्यों प्रोसिक्यूट नहीं किया? कोई उस पर जवाब नहीं होगा। दूसरी चीज, भाजपा का एक वर्ग है जो कहता है वक्फ कोई भी प्रॉपर्टी ले सकता है, जैसे माननीय माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, अगर वक्फ नहीं होता, अगर हम पार्लियामेंट भी ले लेते, असेंबली भी ले लेते, फलाना भी ले लेते, वो भी ले लेते, कोई बात नहीं, पर लिया तो नहीं ना। नहीं लिया तो उसका, तो फिर उस चीज का जब नहीं लिया तो आप उस चीज का जिक्र क्यों कर रहे हैं? मतलब कोई ऐसा कानून था कि वो नहीं ले सकते? सर दावा तो ठोका गया ना, दावा तो ठोका गया, और दावा तो कहां नहीं ठोका गया, वो तो अब दावा तो कोई भी ठोकते। दावा तो ये भी ठोका गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था यहां से वहां चली जाएगी। आज ये दावा ठोकना और एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन में अंतर है। दूसरा, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ तो क्या ये बिल रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं आ रहा? अगर रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं आ रहा है तो जो चीज ऑलरेडी चली जा चुकी है उस पर तो कोई हो नहीं सकता, जो चीज ऑलरेडी जिस पर कब्जा हो चुका है उस पर कुछ नहीं हो सकता, तो जो नया होगा उसी पर होगा। तो जब रेट्रोस्पेक्टिवली उसका कोई फायदा नहीं तो उस पर बातचीत करते क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, उस पर डिस्कशन करते क्या है। तर्क की बात यह है, क्या ये बिल आर्टिकल 26 राइट ऑफ माइनॉरिटीज फॉर चैरिटी, मैं आर्टिकल 25 और 30 की बात नहीं कर रहा हूं, आर्टिकल 26 पे आ रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये राज्यों का अधिकार ले रहा है स्केड्यूल 7 के तहत? अब मैं बहुत इसको क्लियरली करता हूं, तो जो स्टेट वक्फ बोर्ड होते हैं वो स्टेट के नीचे आते थे, अब आपने इसको सेंट्रलाइज कर दिया। सेंट्रलाइज करते सीएजी को आपने डाल दिया, स्टेट सीएजी क्यों नहीं इसको देख सकते? आपने इसको सेंट्रलाइज कर दिया, हर चीज को सेंट्रलाइज करने की जरूरत क्यों है? थर्ड, क्या ये आर्टिकल 300 जो एक मौलिक अधिकार नहीं पर एक लीगल अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, इस पर ये इन्फ्रिंज करता है? उस पर आज तक कोई बातचीत नहीं, सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन है। और मंशा पे सवाल क्यों था? उठता मैं बात करते अपनी बात को रखता हूं। जेपीसी गठित हुई, वहां पर डिस्कशन हुआ, एक दिन का समय दिया था 400 से अधिक पेज की रिपोर्ट पढ़ने के लिए, एक दिन का समय माननीय जेपीसी चेयरपर्सन ने दिया। क्यों? 400 पेज की रिपोर्ट एक दिन में कैसे पढ़ी जाएगी? विपक्ष ने पढ़ के कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए, 44 अमेंडमेंट्स, उसको आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया। 14 अमेंडमेंट जो एनडीए और उनके गठबंधन के साथियों ने दिया, उस सबको आपने ऑन बोर्ड लिया। इसी से मंशा का पता चलता है ना कि हिंदू मुसलमान इससे हिंदू मुसलमान मंशा का सवाल नहीं ना। विपक्ष कोई जेपीसी में मुसलमानों को थोड़ी रिप्रेजेंट कर, एक मिनट आ रहा हूं प्रदीप, विपक्ष कोई मुसलमानों को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहा था, और विपक्ष अपनी ओर से सुझाव देगा। सरकार के पास जो है बहुमत है, सरकार को लगता है कि अगर विपक्ष के, क्योंकि विपक्ष का जो रवैया है 2014 के बाद से, वो भी देखना चाहिए कि विपक्ष हर चीज को अननेसेसरी जो है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, विपक्ष झूठ फैलाता है, ये सीए में साबित हो चुका। और एक बात आपने कही, प्रदीप रिस्पॉन्ड करेंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आपने कहा कि दावा किया है ना, कोई दावे करने से क्या होता है, लेकिन सर मैं तो यह पूछ रहा हूं कि किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है देश की संसद पर दावा करने की, कि देश की संसद जो हमारी जमीन है, ये कोई हिम्मत भी कैसे कर सकता है कि देश की संसद में कहते कि हमारी वक्फ की जमीन है? ये देश को आपने खाला जान का घर बना रखा है क्या, कि जहां मर्जी किसी स्टेडियम में बोल दे, किसी मंदिर को बोल दे? और कितनी कहानियां ऐसी है जहां पे बेचारे गरीब लोगों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनके मकानों पर जो वक्फ ने दावा कर दिया था। क्या ये सब हम ऐसे ही भूल जाएं क्या सर? मैं इसका जवाब दे देता हूं। एक दावा हुआ ताजमहल के ऊपर, कई दावे हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह। इन सारे स्टेट वक्फ बोर्ड पर किसने अपॉइंटमेंट किया है? कौन थे? भाजपा के मेंबरान। मैं ये पूछ रहा हूं कि भाजपा ने वहां पे करेक्शन क्यों नहीं किया? अशोक जी, और प्रदीप भाई को एक चीज पूछे, आज ये भाजपा के जितने भी मेरे मित्र हैं सब कहते हैं इस प्रावधान से महिलाओं को ला सकते, वक्फ बोर्ड लाना चाहिए, महिलाओं का अधिकार बिल्कुल होना चाहिए। आज तक जिन सूबों में भाजपा की सरकार है, स्टेट वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं रखा महिलाओं को? इनफैक्ट फौजिया खान जो मेरे महाराष्ट्र से, एक 10 सेकंड लूंगा, जो आज जिन्होंने बात किया लोकसभा के अंदर, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आज उन्होंने बात किया, वो पहले स्टेट वक्फ बोर्ड पे थी, यूपी की सरकार ने उनको डाला। भाजपा ने कौन सी महिला को डाला? क्यों नहीं डाला भाजपा ने? प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड कीजिए। प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं एक कर इनकी बात का रिस्पॉन्स करता हूं। अशोक जी, पहली बात इन्होंने करी कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या करप्शन के कानून के अंदर होता है? नहीं,
जो कांग्रेस पार्टी 2013 के अंदर अमेंडमेंट लेके आई थी, उसने कहा था कि जो वक्फ है वो बाकी कानून के बराबर इक्वल नहीं होगा, और इसी की बात माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने करी थी। उसने लॉ आर्टिकल 14 को वायलेट किया था, जिसकी बात माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने करी थी। दूसरी बात ये कह रहे हैं ढाबा ठोकने की बात करें, ढाबा तो कोई भी ठोक सकता है, बिल्कुल गलत ये बात कह रहे हैं अशोक जी। मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, पुणे में 100 से ज्यादा मुसलमान परिवार आते हैं जिसके ऊपर वक्फ ने अपनी जमीन को क्लेम किया था। आज तक वो जो है लिटिगेशन चल रहा है वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर, और वो इधर से उधर भटक रहे हैं क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला नहीं चुना, और वो जाके अपीलेट आगे नहीं कर सकते, ना वो सिविल कोर्ट जा सकते, ना वो हाई कोर्ट जा सकते। कौन सा दूसरा कि अशोक श्रीवास्तव जाके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कह सकता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उसको बिलोंग करती है? क्या प्रदीप भंडारी जाके कह सकता है? तहसीन पुणेवाला कह सकता है? नहीं कह सकता है। कांग्रेस पार्टी ने कानूनी रूप से इनको यह अधिकार दिया था कि देश की किसी भी जमीन को ये कह सकते हैं इनकी जमीन है, और उसके बाद दूसरे व्यक्ति को प्रूव करना पड़ेगा कि वो जमीन वक्फ की जमीन नहीं है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। दैट इज पॉइंट नंबर 2, जिसको हम हटा रहे हैं, जो वक्फ बाय यूजर के साथ में भी बात आता है। दैट इज सेक्शन 40 की बात है। पॉइंट नंबर 3 उन्होंने बात करी भाई रेट्रोस्पेक्टिव नहीं ला रहे हैं, क्योंकि कोई भी कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं आता है, परंतु इतने सारे डिस्प्यूट्स जो है उस वक्त कोर्ट के अंदर लंबित है, ट्रिब्यूनल के अंदर लंबित है, जिसमें हमने लॉ ऑफ लिमिटेशन को अप्लाई किया है। अभी इतने सालों तक ये मामला पड़ा रहता था, तो एक मुसलमान या क्रिश्चियन 600 ईसाई परिवार गए केरला के अंदर, वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन पे वक्फ ने कब्जा कर दिया, वो ट्रिब्यूनल के अंदर मामला लंबित है। हमने देखा कर्नाटका के अंदर विजयपुरा के अंदर वक्फ जो अपना लैंड क्लेम करने की बात कर रहा था, उसको पीछे हटना पड़ा, और यहाँ पे कोई लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं होता, मतलब सालों साल कितने भी साल मुकदमा चल सकता है। यहाँ हम लॉ ऑफ लिमिटेशन लेके आ रहे हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई होगी, और जो भी एग्रीव पार्टी है उसको न्याय मिलेगा, या वो चैलेंज कर सकता है सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर। इन्होंने बात करी आर्टिकल 26 की, बात आर्टिकल 26 के साथ आर्टिकल 14 की है, ये बात आर्टिकल 26 की है नहीं। अगर बात आर्टिकल 26 की होती तो गोविंदपुरी विलेज पटना के पास में आता है, जहां 95% हिंदू है, वहां पे तो कोई इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वहां वक्फ ने अपना लैंड कैसे क्लेम कर दिया? वहां पे कौन सा हिंदू जाके ट्रस्ट के नाम पे इस्लाम के लिए जमीन देगा? और अगर ऐसी बात है तो भाई कैसे हो सकता है ये? पार्लियामेंट में कैसे क्लेम कर दिया? ईडन गार्डन कैसे क्लेम कर दिया? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, और साथ में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, जो नेचुरल जस्टिस की बात करता है। अशोक भाई, दुनिया में इस देश में किसी और को ये ताकत नहीं है कि वो किसी पे भी लैंड पे अपना कब्जा कर सकता है बिना गुमराह करने की बात कर रहे हैं, और सीधी बात ये करने की नहीं बात कर रहे कि भैया हमने क्या चेंज किया। अशोक जी, अगर कोई भी ट्रिब्यूनल का फैसला है, उस ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, जैसे सरकार के फैसले को किया जा सकता है। इनको इससे क्या दिक्कत हो गई? महिलाओं की ये बात कर रहे हैं भाई, कानूनी रूप से सच्चर कमेटी ने कहा था, पर 2013 का अमेंडमेंट जो आया कांग्रेस पार्टी का, उसने इसको कोई बनाया नहीं मैंडेटरी, उसको लीगलाइज ही नहीं किया पूरे प्रोविजन को। अब हम इसको लीगलाइज और मैंडेटरी कर रहे हैं। तो जब मैंडेटरी होगा तो ऑटो और स्टेट वक्फ बोर्ड को कोई सरकार नहीं चलाती है, अब जाके सरकार का नुमाइंदा वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाला है। सुनिए, ये बात तो अलग ही कह रहे तहसीन पुणेवाला, तो तहसीन जानबूझ के डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तहसीन भाई, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, आप रिस्पॉन्ड कीजिए बहुत संक्षेप में, क्योंकि मेरे पास 2 मेहमान और एक बात, एक मिनट, और दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट में तो डिबेट चल रही है, ठीक है ना। अब तो बड़े सवाल ये हैं कि पार्लियामेंट में तो विपक्ष नहीं रोक पाया, ठीक है, अब विपक्ष के पास रास्ता क्या है, उस पर जरूर मैं आऊंगा, लेकिन जल्दी से आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, जल्दी। प्रदीप भाई बीजेपी के सबसे अच्छे प्रवक्ताओं में से, लेकिन आज सेल्फ गोल मार दिया, अपनी गोल में गोल मार दिया। देखिए, पहले उन्होंने कहा देखो क्रिमिनलिटी और कानून ऐसे लाया। अशोक भाई, आप न्यूट्रली आप चेक कर लेना, वो कानून में क्रिमिनलिटी, कोई भी दुनिया की अफलातून ताकत नहीं ला सकती क्रिमिनलिटी के लिए अलग कानून। आप सिविल लॉज में ला सकते क्रिमिनलिटी के लिए, वो सिविल को था चैलेंज के इशू, क्रिमिनलिटी को नहीं। अगर कोई करप्शन करता है, प्रदीप भाई प्लीज, अगर वो करप्शन करता है वो पकड़े ही जाएगा, वो एंटी करप्शन लॉ के नीचे, उसको वक्फ एक्ट बिल्कुल नहीं बचाता। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि देखिए वक्फ जो है, उन्होंने तमिलनाडु की जमीन को क्लेम किया जहां पर मंदिर था, 1500 साल पुराना मंदिर। मैं पूरी तरह से मानता हूं वक्फ बोर्ड करप्ट है। अब ये तो कानून रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं आ रहा है, तो क्या आपने राहत दी उन लोगों को जब क्लेम कर रहा था? कोई उसमें जवाब नहीं। अब तीसरा सवाल आते हैं कि भैया आप ये बताइए कि फिर इनका तीसरा दावा था कि तहसीन पुणावाला नहीं क्लेम कर सकता पार्लियामेंट के अंदर, तहसीन पुणावाला ये क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन जो भी क्लेम होता है ट्राइब्यूनल में जाता है, ट्राइब्यूनल का हर फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। मैं ऐसे सर एक मिनट बताइए ना मुझे, एक गरीब, नहीं मुझे इसका जवाब, एक मिनट प्रदीप रिस्पॉन्ड कर, उससे पहले मुझे बताइए कितने गरीब आदमी की हैसियत है वो ट्राइब्यूनल में जाएगा और उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा, किसी गरीब की जमीन पर कब्जा होगा। इसीलिए लोग आत्महत्या करते हैं ना, क्योंकि वो ट्राइब्यूनल का फैसला उनको मालूम है ट्राइब्यूनल में कौन लोग बैठे हैं, और उसके बाद वो हाई कोर्ट जाने की कितने लोगों की हैसियत है।
कितने लोगों की हैसियत है हाई कोर्ट जाएंगे वो? प्रदीप रिस्पॉन्ड कीजिए। एक मिनट रुकिए, मैं फिर से कह रहा हूं, एक मिनट रुकिए। एक्चुअली गलत था ना कि हाई कोर्ट नहीं जा सकते। 83 अगर जा सकते हैं, मैं पूछ रहा हूं नहीं, ये फैक्चुअली गलत, ये खुद है। बीजेपी गलत ना फैक्चुअली गलत तहसीन पुणे वाला है। 83(9) के अंदर ऑटोमेटिक रूट के जरिए ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज नहीं हो सकता है। अब जाके हमने अमेंडमेंट किया, चैलेंज हो सकता है। अभी ये जो बात कर रहे रिट्रीव, अब मिलेगा रिट्रीव, क्योंकि अगर ट्रिब्यूनल के अंदर कोई फैसला तब से लंबित रहेगा, वो लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से उसको फैसला सुनाना पड़ेगा। और मैं ट्रिब्यूनल नहीं जाना चाहूंगा, सिविल कोर्ट जा सकता हूं। आप गलत बात कर रहे हैं। आप 99% केसेस में व्यक्ति जो है वो नहीं जा सकता हाई कोर्ट, सिर्फ एपेलेट के फॉर्म में जा सकता है। एक मिनट सुनिए, देखिए बहस तो इस वक्त संसद में भी चल रही है, और मैं फिर से कह रहा हूं, अब जो बहस का नतीजा भी लगभग साफ है। मेरे साथ 2 मेहमान और हैं, मैं तुरंत उनके पास आऊंगा, क्योंकि कुछ बड़े सवाल है जिन पर चर्चा करनी जरूरी है। लेकिन इस वक्त मैं सीधा संसद लोकसभा ले जा रहा हूं। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद है, वो इस वक्त बोल रहे हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं उनको, फिर मैं लौटूंगा और बाकी 2 मेहमानों के पास जाऊंगा। भोपाल का जिसको शहंशाहे मालवा कहते, शहंशाहे मालवा, ये राजा होलकर ने दान दिया वक्त। हिंदू दान दे बहुत अच्छा, यहूदी दान दे बहुत अच्छा, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुसलमान को छोड़कर कोई दूसरा कैसे हो गया? हिंदू ने दिया, हिंदू ने दिया। मैं उस पे आ रहा हूं। तो मेरा यह कहना है, ये जितने लोगों ने कहा है उन्होंने पूरे दुनिया को झूठ बोला है। यदि वक्फ जियो ने स्टार्ट किया, यदि वक्फ की संपत्ति हिंदुस्तान में राजा महाराजाओं ने दी, तो किसी कीमत पर आप उसको हिंदुओं को क्यों नहीं मेंबर बनाओगे? दूसरा सर, आज इस देश में फैसला हो जाना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस चीज को स्टार्ट किया और जो छुलाकर छोड़ दिया, यहां गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए, गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए, तीनों लुटेरे के तौर पर आए ना? आप मानते हो कि नहीं? गोरी को और गजनी को आक्रांता मानते हो कि नहीं मानते हो? और यदि मानते हो तो हिंदुस्तान में सभापति महोदय, हिंदुस्तान में पहले वक्फ की शुरुआत गोरी ने की। यदि गोरी ने की, गोरी ने हिंदुओं के संपत्ति को लूटा और उसी में से 2 विलेज। कहां लिखा है? इतिहास है, इतिहास के पन्ने से आप नहीं लड़ सकते हो। यहां हिंदुस्तान में गोरी ने वक्फ की स्टार्ट की, और आज जो है मैं आप शहर को एड्रेस कीजिए, बाकी लोगों को। मैं सभापति महोदय, मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूं। इस देश में यह वक्फ एक्ट आया कैसे? ये जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का जिम्मेवार मानते हैं या नहीं मानते? पहले इन लोगों से ये पूछ लीजिए सर, फिर मैं बोलूंगा। यदि जिन्ना को मानते हैं, ये मैं पेपर लेकर आया हूं सर। 1910 में कांग्रेस पार्टी ने मुंबई से एक रिजर्व सीट जो मुस्लिम की गई, उससे जिन्ना को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, और उन्होंने 1911 में मुसलमान वक्फ बोर्ड बनाया। ये प्राइवेट आदमी ने बनाया, जिन्ना ने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया, और आज फिर वक्फ के नाम पर ये इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। दूसरा आजादी के बाद यहां सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। सभापति महोदय, यहां सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए कि किसी का प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां पार्लियामेंट में 77 से स्वागत बाबू बैठे हुए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए कि 77 के बाद से एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? मेरा पास हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि मेरा रिजोल्यूशन पास हुआ है।
क्या रिजोल्यूशन पास हुआ है? धारा 370 खत्म होना चाहिए, 35 ए खत्म होना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को अधिकार होना चाहिए। वो इसलिए पास हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, सरकार उसको पास कराना चाहती थी, इसलिए पास हो गया। ये जो 1954 का वक्फ एक्ट है, 1952 में सभापति महोदय काजमी साहब लेकर आए, एक प्राइवेट आदमी प्राइवेट बिल लेकर आया, और उसके लिए जब ये बिल पास हो गया तो सेलेक्ट कमेटी बनी, और उस सेलेक्ट कमेटी के जो मेंबर थे अमजद अली, आप मुसलमानों की बात करते हो, 2 लोगों ने डिसेंट नोट दिया। एक का नाम था मोहनलाल सक्सेना और दूसरे का नाम था अमजद अली। उन दोनों ने कहा, सब कागज लेकर आया हूं, कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द आर्टिकल 14-15 है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है उसका वायलेशन है। लेकिन कांग्रेस मुसलमानों के एपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण इस बिल को पास कराना चाहती थी, और यह प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर एक वक्त बिल आया। क्या आप तो निशिकांत दुबे बोल रहे थे, वो सीधा 1952 तक पहुंच गया। उन्होंने बताया कि दरअसल 1954 में जो ये वक्फ कानून बना था, वो मुस्लिम अपीजमेंट के चलते कांग्रेस ने इसको अख्तियार किया था। साथ साथ निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि एक और पाकिस्तान के जैसा बंटवारा करने की मंशा रखते हैं ये लोग, जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद दोनों मेहमानों के पास, अपने बाकी मेहमानों के पास आऊंगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे कि क्या अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब विपक्ष के पास क्या बचा है, कौन सा रास्ता है विपक्ष के पास, और इस देश में ये वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा तो क्या बदलाव आएगा। आता हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल, MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। चलिए, दो टुक आप देख रहे हो। दो टुक में आज हम इस वक्त संसद में, लोकसभा में बहस चल रही है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर, और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बदलाव का रास्ता साफ, अब होगा इंसाफ। ये लग रहा है कि बिल्कुल अब सरकार पूरी तरह से, जो पूरी तैयारी के साथ आई थी, सरकार को उन पार्टियों ने भी समर्थन खुला दे दिया है जिन पार्टियों पर विपक्ष की उम्मीदें टिकी थी। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप भंडारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, एडवोकेट सिराज कुरैशी जुड़े हुए हैं, और हाफिज गुलाम सरवर जुड़े हुए हैं। मैं इससे पहले मैं बता दूं, मैं तहसीन जी, मैं आगे बाकी 2 मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा। प्रदीप ने मुझे वो तमाम प्रावधान भेजे हैं जिनमें लिखा हुआ है, मेरे पास, मैं उनमें प्रावधानों में नहीं जाना चाहता अभी, लेकिन उनमें साफ साफ लिखा है कि वक्फ को कितने अधिकार दिए गए थे। उन्होंने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स इस वक्त भेजे हैं कि उसमें किन परिस्थितियों में आप जा सकते हैं, किन परिस्थितियों में, ज्यादातर परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियां नहीं कि आप ट्राइब्यूनल के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। एक मिनट, मैं करप्शन की बात, मैंने एक मिनट, मैंने ट्राइब्यूनल के फैसले को किन हालात में कोर्ट किया? वो एक आम आदमी नहीं कर सकता भाई, जिसकी जमीन पे कब्जा हो जाएगा। ये असीमित ताकत 2013 में दी गई थी ना, 2013 में असीमित ताकत दी गई थी, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता, और उसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं आज संसद में। उसके लिए सुनिए, एक मिनट रुकिए, सुनिए ना, मैं फिर से कह रहा हूं,
उस पर हम डिबेट संसद में भी चल रही है, यहां भी हम कर सकते हैं, घंटों कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब रास्ता क्या है आप लोगों के पास? क्योंकि सरकार ने तो घेराबंदी कर दी है, सरकार ने तो तय कर लिया कि 2013 के अमेंडमेंट को जो है वो बदलाव लाएगी। मैं उस पर भी आऊंगा 2013 के अमेंडमेंट क्यों आए थे। लेकिन इससे पहले हाफिज गुलाम सरवर, ये अब तय है लोकसभा में पारित होगा, जो आंकड़ा बल दिख रहा है, संख्या बल दिख रहा है, राज्यसभा में भी पारित होगा। अब आगे क्या? देखिए आगे क्या, आपने हमसे सवाल ये कर लिया, इसका जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माननीय प्रदीप भंडारी जी बता रहे थे, मैं एक बात तो देश के सामने स्पष्ट कर दूं कि पिछले कई वर्षों से लगातार फेक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि वक्त कहीं रुमाल भी रख दे और बोल दे कि ये जमीन मेरी है तो उसकी हो जाएगी। कितना बड़ा झूठ देश के सामने परोसा गया, दावा कर दिया तो उसका हो जाएगा। तो कौन सी जमीन ऐसी भारत में है जहां रुमाल रख दिया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से, या दावा कर दिया गया और वो जमीनें वक्फ बोर्ड को दे दी गई? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, वक्फ बोर्ड में लूट जो मची है वो बातें हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाई लूट तो है, करप्शन तो है, लेकिन 2013 के अमेंडमेंट से भी करप्शन फ्री नहीं हो पाया। और सुन लीजिए, एडवांस में किसी व्हाइट पेपर में लिख लीजिए, करप्शन फ्री का अमेंडमेंट नहीं है ये जो अभी हो रहा है। ये करप्शन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, और निशिकांत दुबे जी का भाषण आप सुना रहे थे सर, अशोक जी, अभी निशिकांत दुबे जी का भाषण सुना रहे थे, वो जिन्ना और पाकिस्तान और गौरी और बाबर कर रहे थे, तो जिस जिन्ना का जिक्र वो कांग्रेस के लिए कर रहे थे, उसी जिन्ना के साथ तो हिंदू महासभा ने भी सरकार चलाई। वो तो एक अलग, वो बहस ही अलग हो जाएगी फिर। लेकिन 1954 में अगर वक्फ का गठन हो गया और वक्फ का उद्देश्य बता दिया गया, उसमें धीरे धीरे सुधार हुआ गया, तो आज भी सुधार हो सकता, सुधार का कहीं विरोध नहीं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं वो पहला मुसलमान हूं कि टीवी चैनल पर मोदी जी के इस प्रस्ताव के आते ही हमने स्वागत शुरू कर दिया था कि अच्छा है, सुधार होना चाहिए और बदलाव होना चाहिए। वो सरकार को यह अधिकार है अमेंडमेंट का, हर सरकार को अधिकार है, वो संशोधन किसी भी चीज में करे, उसको अगर लगे कि कुछ त्रुटि है, सीधा किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, जनहित के लिए किया जा सकता है, तो संशोधन होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल जो पूरा भारत का बहुसंख्यक हिंदू जानना चाहता, मुसलमान नहीं जानना चाहता, हिंदू जानना चाहता है कि 2014, 2019 और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेता जब जनता के बीच वोट मांगने गए तो उन्होंने कहा मुसलमान तुम्हारा भैंस खोल लेगा, मंगलसूत्र खींच लेगा, ये घुसपैठिया है। आता है, एक सेकंड, सुनिए हाजी साहब, रोक रहा हूँ, सुनिए, ना, मैं आपको रोक रहा हूँ। क्यों रोक रहा हूँ? क्योंकि आपका स्टेटमेंट गलत है। एक मिनट, आप सुना दीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ, चुनौती देता हूँ। प्रधानमंत्री ने घुसपैठिया शब्द बोला था, मुस्लिम शब्द नहीं बोला था। हाजी हाफिज गुलाम सरवर, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको चुनौती देता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा था घुसपैठिया शब्द बोला था, मुसलमान शब्द नहीं बोला था, घुसपैठिए शब्द बोला था। आप सुना दीजिए। और अगर प्रधानमंत्री ने घुसपैठिया सरदार जैसे लोग भी जो है ये मुसलमान समाज के सबसे बड़े दुश्मन है। एक मिनट प्रदीप भंडारी, सुनिए गुलाम सरवर जी, एक मिनट, उछलिए मत, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। हिम्मत है तो चुनौती स्वीकार करिए, इनको स्क्रीन पे दिखाइए, सिर्फ चैलेंज कर रहा हूँ आपको मैं। एक मिनट गुलाम सरवर, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो चुनौती स्वीकार कीजिए। मुझे प्रधानमंत्री के बयान में मुसलमान शब्द दिखाइए। प्रधानमंत्री का बयान घुसपैठिए था, मुसलमान नहीं था। आप लोग झूठ बोल के इस देश के मुसलमानों को बरगलाते हैं। दिखाइए बयान, बयान दिखाइए। अभी आपने मुसलमान शब्द का दिखाइए बयान। गुलाम सरवर जी, मैं आपको फिर से चौथी बार चुनौती दे रहा हूँ। आपका बयान झूठ था, मैंने आपका झूठ पकड़ा, और आपका झूठ पकड़ा तो अब आप खुद हट रहे हैं। आपका झूठ पकड़ा गया गुलाम सरवर जी, आपका झूठ पकड़ा गया। दिखाइए
5वीं बार चुनौती दे रहा हूं, मुस्लिम शब्द दिखाइए। ऐसे ही लोग जो है अपनी दुकान चलाते हैं भय पे, सुनिए आप लोग, दिखाइए मुस्लिम शब्द, अपनी दुकान चलाते हैं भय पे, दिखाइए मुस्लिम शब्द। अब आप तिरुपति बालाजी पहुंच गए, आवाज बंद कीजिए इनके, उनके सीधा स्क्रीन पर लाइए, इनकी आवाज बंद कीजिए और इनको स्क्रीन पर लाइए मेरे साथ, इनको स्क्रीन पर लाइए मेरे साथ, इनका झूठ में आज इनको स्क्रीन पर लाइए, इनको स्क्रीन पर लाइए, इनका झूठ अभी मैं एक्सपोज कर रहा हूं, इनका झूठ एक्सपोज कर रहा हूं, सिर्फ इनको स्क्रीन पर लाइए। मैंने कहा सिर्फ हाजी सरवर को स्क्रीन पर लाइए, लाइए इनको स्क्रीन पर, इनका झूठ का पर्दाफाश करता हूं। और इसी तरह के झूठ बोल बोल के लोग देश को बरगलाते हैं। हाजी सरवर को सिर्फ स्क्रीन पे लाइए। मेरी टीम के पास मुझे नहीं मालूम क्या मेरी आवाज पहुंच रही नहीं पहुंच रही। सुनिए, इनकी आवाज बंद कीजिए, सुनिए अब मेरी बात सुनिए। हाजी सरवर सुनिए, 1 मिनट। हाजी सरवर सुनिए, 5वीं नहीं 6ठी बार चुनौती दे रहा हूं। आपने मेरे प्रोग्राम में झूठ बोला, सरासर झूठ बोला कि प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमान, आपको चुनौती दे रहा हूं और आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अगर हिम्मत है मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए और मुझे वो शब्द लाके सुनाइए, और नहीं तो कान पकड़ के माफी मांगिए। हाजी सरवर, मेरे प्रोग्राम में 2 टूक में झूठ नहीं चलता, झूठ कतई नहीं चलता। आइए अब मैं अगले मेहमान की तरफ जा रहा हूं। आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, आप में हिम्मत है तो निकाल के सुनाइए प्रधानमंत्री ने मुसलमान के लिए शब्द इस्तेमाल किया, सुनाइए अगर हिम्मत है तो। भाग गए क्या? बाहर वाला बंद कर दो उसको। भाग गए क्या गुलाम सरवर? लाइए उनको, लाइए। भाग कहां गए? उनको लाइए, कहिए सुनाइए मुझे। झूठ बोल बोल के देश में मुसलमानों को बरगलाते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? दूसरी बेटी के अरे बाप रे, क्यों क्या हुआ? माँ, ड्राई फ्रूट भी ले। 9वें महीने में तो इसके टीके की तारीख थी, अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है, अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि बदलाव का रास्ता साफ, अब होगा इंसाफ। देश में अभी इस वक्त जो है वक्फ संशोधन विधेयक पर देश भर में डिबेट चल रही है और लोकसभा में भी डिबेट चल रही है। लोकसभा में इस वक्त चर्चा चल रही है और कुछ ही देर में वहां पर वोटिंग होगी। जो तमाम आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं कि सरकार इस विधेयक को पारित कराने में कामयाब हो जाएगी। मेरे साथ इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल 3 मेहमान जुड़े हैं। प्रदीप भंडारी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रदीप भंडारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एडवोकेट सिराज कुरैशी जुड़े हुए हैं और हाफिज गुलाम सरवर ये डिबेट छोड़कर भाग गए हैं। और भाग इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरी डिबेट में एक झूठ बोला और उनका झूठ हमने पकड़ लिया। उन्होंने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान नहीं है। उन्होंने घुसपैठिए कहा था, जो दूसरे देशों से आने वाले घुसपैठिए हैं जो अवैध रूप से भारत में आते हैं। लेकिन गुलाम सरवर ने झूठ बोला और मैंने उनको चुनौती दी कि अगर प्रधानमंत्री का बयान सुनवा दें तो मैं माफी मांग लूंगा, नहीं तो वो माफी मांगेंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जब झूठ पकड़ा गया
तो वो झूठ बहस छोड़कर भाग गए। और मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, देखिए इसी तरह से मुसलमानों को बरगलाते हैं। आज भी संसद में आपने देखा इसी तरह से बरगलाते हैं। और मैं आपको एक चीज, और उससे पहले मैं जाऊं सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ एडवोकेट सिराज कुरैशी बैठे, उनके पास जाऊं, एक तथ्य सामने रख देता हूं। और वो तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी आज डिबेट में भी चर्चा हुई। डिबेट में क्या चर्चा हुई कि 2013 का ये जो संशोधन लाया गया था वक्फ में, बोर्ड उसमें कानून में क्यों लाया गया था, और उसके बाद 123 संपत्तियां मुसलमानों को दे दी गई, 123 संपत्तियां वक्फ के नाम कर दी गई। दरअसल वो पूरा का पूरा चुनावी शिगुफा था, क्योंकि 2014 में चुनाव थे, इसलिए 2013 में वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई। वक्फ बोर्ड को इस देश के कानून से ऊपर बना दिया गया। वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित शक्तियां दे दी गई और 123 संपत्तियां दे दी गई कि उसके कारण वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो हैं वो देश में लगातार बढ़ती गई। इसका आंकड़ा भी आज सदन में रखा। लेकिन कभी किसी ने सोचा कांग्रेस ने उस वक्त, यूपीए सरकार ने क्यों किया? मैं आपको बताता हूं क्यों किया। यह इसलिए किया क्योंकि 2013 में नरेंद्र मोदी जो है कांग्रेस के सामने, यूपीए के सामने चुनौती थे। और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने, इसके लिए कांग्रेस ने अपना मुस्लिम कार्ड खेला। और जब यह सब हो गया, उसके बाद नतीजा क्या हुआ ये देखिए। जब कांग्रेस ने वक्फ संशोधन विधेयक को असीमित शक्तियां दे दी, उसके बाद दिल्ली के शाही इमाम, दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम कांग्रेस के हक में फतवा जारी करते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुसलमान कांग्रेस के लिए, सिर्फ कांग्रेस के लिए वोट करें। ये 2014 है, 2013 में संशोधन पारित हुआ और 2014 में ये फतवा आया, 2014 के चुनाव में। और वो क्या कहते हैं? बुखारी कहते हैं कि वो कहते हैं कि किसी भी बीजेपी के व्यक्ति को वोट नहीं देना है और सिर्फ कांग्रेस को वोट देना है। और क्या हुआ? और ये हुआ, ये देखिए अरशद मदनी का बयान है, ठीक उसी वक्त का, चुनाव से पहले का। वो कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो भारत का एक और विभाजन हो जाएगा। तो तमाम मुस्लिम नेता जो हैं कांग्रेस के समर्थन में आ गए, इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड को इस देश के कानून से ज्यादा असीमित शक्तियां दे दी गई थी। और वक्फ बोर्ड को सिर्फ शक्तियां नहीं दी गई थी, 123 संपत्तियां भी रातों रात दे दी गई थी। और उसके बाद सारे मुसलमान जो नेता हैं, जो कट्टरपंथी नेता है, मौलाना है, वो मोदी के खिलाफ और कांग्रेस के समर्थन में उतारा। ये पूरा का पूरा खेल था, ये आपने देखा। चलिए अब मैं बढ़ रहा हूं अपने अगले मेहमान एडवोकेट सिराज कुरैशी की तरफ। माफी चाहता हूं सिराज कुरैशी साहब, आपको बड़ी देर से आ पाया, लेकिन क्या समझते हैं आपको आज तस्वीर जो बन रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो मैं पूरे देश को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि हमारे मोदी जी ने, मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को इस एक्ट के थ्रू ईद दी है, ईद का तोहफा दिया है। इतना जबरदस्त एक्ट, इतना जबरदस्त बदलाव, इतनी खुशियां ईद के मौके पर देना, मैं समझता हूं कि मेरे जैसा एक आम मुसलमान आज मोदी जी को बहुत ही साधुवाद करता है, शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसका रीजन है, समझिए बात। क्योंकि आई एम नॉट पॉलिटिशियन, मैं बड़ा पढ़ने लिखने वाली आपको बात बताऊंगा कि इस एक्ट में जो जो बदलाव मोदी सरकार ला रही है वो सीधे सीधे भारत की तरक्की से जुड़े हुए हैं, वो सीधे सीधे मुसलमानों की तरक्की से जुड़े हुए हैं। जिसको हम बोल रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे भारत को, अपने भारत को, प्यारे भारत को, उस बनाने की दिशा में एक कदम है। जैसे आपने अपने कार्यक्रम का नाम दिया कि बदलाव का रास्ता साफ, अब होगा इंसाफ। मैं एक एडवोकेट हूं, एडवोकेट के नाते बताता हूं कि देखिए इस एक्ट में जब से ही एक्ट आया, मैं इतना खुश हो गया, मैंने उस एक्ट को पूरा पढ़ा, जो संशोधन का था, बिल था, उस बिल को मैंने पूरा पढ़ा। सिराज जी मेरा छोटा सा सवाल ये है, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। आप कह रहे हैं कि खुश है, लेकिन देश में तमाम विपक्ष कह रहा है ये मुसलमानों के विरोध में है, ये मुसलमानों के लिए सरकार की नीयत जो है, मुसलमानों की ज़मीन छीन लेगी, वो किसी और को दे देंगे, किसी उद्योगपति को दे देंगे, मुसलमान इस देश में जो है वो दोयम दर्जे का नागरिक बन जाएगा। अशोक सर, यही तो हमारी बड़ी बदनसीबी है कि विपक्ष हमारा ठोस नहीं है, उसके पास मुद्दे नहीं है, उसके पास इतना है कि सिर्फ मुसलमानों को आप भड़का कैसे सकते हैं। मेरी बात, मैंने अपना बड़ा ओपन चैलेंज किया था आज के पहले कि मेरे को इतना बता दे विपक्ष कि इसमें गलती क्या है, इसमें बिल में कमी क्या है संशोधन में। मैं चूंकि एक लॉयर हूं, एक विधि का विद्यार्थी हूं, उस नाते से बात कर रहा हूं। आप देखिए, वक्फ, भारत का वक्फ सबसे बड़ा वक्फ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मुझे बता दें कि विपक्ष ने अभी तक, या वक्फ के माफियाओं ने अभी तक क्या किया वक्फ के थ्रू। वक्फ का मतलब समझिए, वक्फ वाकिफ जो होता है, वाकिफ की मंशा पे वक्फ को बनाया जाता है, और वाकिफ की मंशा ये रहती है कि आई हैव सरेंडर दिस लैंड, दिस प्रॉपर्टीज
to the for the God, for the welfare of the public and public. जबकि इस बड़े अच्छे मतलब वफ का जो दर्शन है, जो उसकी फिलॉसफी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, मगर उसका किया क्या? आज की डेट में नो चैरिटी, नो एजुकेशन, नो हेल्थ, नो वेलफेयर, नो सोशल वर्क थ्रू द वक्त। आज कोई वक्त के लिए नहीं काम। नहीं कुरैशी साहब सुनिए, कुरैशी साहब मेरे पास, कुरैशी साहब मेरे सुनिए, कुरैशी साहब मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, अभी पार्लियामेंट में वोटिंग भी होने वाले, हमें वहां भी लाइव जाना है। मैं जल्दी से, क्या बदलाव आएगा इससे? ये पारित हो जाएगा ये तो तय लग रहा है, बदलाव क्या आएगा? अशोक जी, इससे बदलाव इतना खूबसूरत आएगा कि देखिए, जिस तरह से ट्रिब्यूनल की बात जो कर रहे थे मेरे अभी काबिल प्रदीप भंडारी भाई, वो बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि अभी ट्रिब्यूनल जो है वो क्वासी जुडिशियल फोरम होता है। अगर हम उसके आगे जाएंगे, उसमें जो अपीलेट प्रोविजंस होते हैं, उससे मुसलमानों का भला होगा, उससे वक्फ का भला होगा। आज की डेट में हो क्या रहा है अशोक भाई कि इसमें काबिज हो चुके हैं गुंडे, इसमें काबिज हो चुके हैं भूमाफिया, और इनमें जो तिलमिलाट है, इस बिल की वजह से जो इनमें तिलमिलाट है वो इनको परेशान कर रही है, क्योंकि इसके बाद वो बदलाव होगा कि पूरी वक्फ की संपत्तियां साफ हो जाएंगी और उसमें से जो कब्जा है वो हट जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक और ले रहा हूं, फिर तहसीन आपके पास सीधा आऊंगा और प्रदीप रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन मेरा आगे का रास्ते पे मैं आऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पिछले कानून, अब कानून को लेकर डिबेट जो है संसद में चल रही है, तो सवाल यह कि अब विपक्ष या विकल्प क्या? आऊंगा इस ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। चलो, दो टूक आप देख रहे हैं बिना किसी भूमिका के। तहसीन, सवाल यह है कि आज सरकार इसको पारित करा ले जाएगी, अब विपक्ष के पास क्या बचा? मैं प्लीज एक फैक्ट चेक करा दूं। मैं शिराज साहब का बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और प्रदीप का भी करता हूं। आप किसी भी जुडिशियल, आप ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, जैसे क्वाज़ी ट्राइब्यूनल क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, आप हाई कोर्ट में हर चीज को चैलेंज वैसे ही नहीं कर सकते। आपको ऑन फैक्ट पे ही चैलेंज करना पड़ता है, नए फैक्ट्स इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते, आपको ऑन लॉ ही चैलेंज करना पड़ता है। ये तो बेसिक जुडिस्प्रूडेंस है लीगैलिटी का। कौन सी बात को कहां ले जाते हैं? दूसरी चीज, मैं शिराज भाई की सारी बात को मान लेता हूं कि चलिए यहाँ पर गुंडे, भूमाफिया, इन्होंने ये कब्जा किया, वो कब्जा किया, ये किया। ये बिल वैसे रेट्रोस्पेक्टिव तो है नहीं ना मेरे भाई, तो वैसे उसको क्या सॉल्यूशन हो रहा है? प्रदीप रिस्पॉन्ड कीजिए। सर मेरे पास समय कम है, देखिए अभी वहां पर वोटिंग भी शुरू होगी, हमको वहां लाइव भी जाना होगा। प्रदीप बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए। अशोक जी सीधी सी बात में रिस्पॉन्ड करता हूं कि अगर आपकी जमीन के ऊपर वक्फ ने क्लेम किया, आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, रेवेन्यू कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुनाएगा, और वो बरसों सालों तक हो सकता है। और एक वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर कराएगा, कोई अपीलेट के बगैर नहीं, रिट के बगैर आप नहीं जा सकते हाई कोर्ट के अंदर। तहसीन बिल्कुल सरेआम गुमराह करने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वापस से, जैसे राजीव गांधी ने कट्टरपंथियों को बैक किया था, ना कि शाहबानों को, आज मेरे मित्र तहसीन प्रोग्रेसिव होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को ये नहीं मना पा रहे कि उसको प्रोग्रेसिव वक्फ अमेंडमेंट बिल उम्मीद को बैक करना चाहिए, ना कि रिवोल्ट को। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है और बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा हुआ है, इस पर डिबेट अभी चलती रहेगी, कल भी, क्योंकि राज्यसभा में। लेकिन आज बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। फिर से कह रहा हूं कि लोकसभा में इस विधेयक का, संशोधन विधेयक का पारित होना लगभग तय है। और बड़ी बात यह है कि वक्फ जिस तरह से भारत की जमीनों पर कब्जा कर रहा था, अब उस पर एक रोक लग जाएगी। हालांकि राज्यसभा में इस पर अभी इसको पारित कराना बाकी है, लेकिन राज्यसभा में भी सरकार की जो तैयारी है उसको देखते हुए लगता नहीं कि कहीं कोई अड़चन आएगी। बहरहाल आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।